नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। प्रत्याशियों के नामों की आज हो सकती है घोषणा। प्रदेश कोर कमेटी को भेजे गए हैं नामों पर आज केंद्र की तरफ से सहमति मिली है। हर सीट के लिए 3 नामों का पैनल भेजा गया था। बीजेपी उतार सकती है 8 दलित और ओबीसी उम्मीदवार, तो बीजेपी का फॉर्मूला पीडीए को करेगा फेल। पीडीए के फॉर्मूले पर अब बीजेपी ने काट ढूंढ लिया है। 8 सीटों पर दलित ओबीसी होंगे उम्मीदवार, तो पीडीए की काट, बीजेपी का प्लान 8 बीजेपी ने निकाली है। अखिलेश के पीडीए की काट। ऐसे में उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है और अब बीजेपी जो कि 8 सीटों पर हुंकार भरती हुई नजर आएगी, पीडीए की काट ढूंढ चुकी है और अब दलित और ओबीसी चेहरे पर दांव लगाती हुई इस बार भाजपा नजर आएगी। तो उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। आज घोषणा भी हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं और लगातार उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। मंथन किया जा रहा है क्योंकि ये उपचुनाव सेमीफाइनल है 27 चुनाव से पहले, तो सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। तो ऐसे में सियासत तेज है और आज प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा सकती है। प्रदेश कोर कमेटी को भेजे गए नामों पर केंद्र की सहमति मिल गई है। हर सीट के लिए 3 नामों का पैनल भेजा गया था, जिस पर सहमति अब मिल चुकी है और आज ऐलान किया जा सकता है प्रत्याशियों के नामों का। तो उपचुनाव को लेकर भाजपा तैयार नजर आ रही है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए का काट ढूंढ चुकी है भाजपा। तो 8 दलित और ओबीसी उम्मीदवार इस बार चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का फॉर्मूला पीडीए का क्या फेल करता है या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। 8 सीटों पर दलित ओबीसी उम्मीदवार होंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही है। पीडीए की काट, बीजेपी का प्लान 8 अब तैयार है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन कौन से है वो उम्मीदवार जिनके चेहरे पर इस बार उपचुनाव में बीजेपी हुंकार भरती हुई नजर आएगी, क्योंकि उपचुनाव महज उपचुनाव नहीं है, सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने और इससे पहले पार्टियां चुनावी मैदान को खाद देती हुई नजर आ रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में क्या बीजेपी कमाल कर पाती है, क्या कमल इस बार कमाल कर पाता है, देखना बेहद अहम होगा। तो हर सीट के लिए 3 नामों का पैनल भेजा गया था केंद्र को और अब सहमति मिल गई है। तो विधान उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है और ऐसे में सीटों को लेकर पहले सहमति बनती है और अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, आज ऐलान हो सकता है उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है। देखिए, जिस तरह से चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर बीजेपी, प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर लगातार एक्टिव मोड में दिख रही है और जिस तरह से अब एक फार्मूला तैयार किया गया है खासकर बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी अब दलित और पिछड़ों पर उपचुनाव में दांव लगाएगी, इसकी सहमति भी मिल चुकी है। और वहीं अब जिस तरह से एक खाका तैयार किया गया है तमाम मंथन के बाद, तो कहीं न कहीं जो है बीजेपी का फार्मूला समाजवादी के पार्टी के पीडीए फार्मूले पर भारी भी पड़ सकता है और साथ ही साथ कांटे की टक्कर भी हो सकती है, क्योंकि जो लड़ाई है उपचुनाव में यह कहीं न कहीं अब पूरी तरह से जांच पर आ गई है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने एक हुंकार भरी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर जिस तरह से बड़ी सफलता लोकसभा चुनाव में पाई, उसको देखते हुए बीजेपी ने भी बड़ी रणनीति बनाई और अब जिस तरह से दलितों पिछड़ों पर दांव लगाने जा रही है, इससे कहीं न कहीं पीडीए फार्मूले पर झटका भी लग सकता है और माना जा रहा है कि आज से कल तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि अभी जिस तरह से दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष और
दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। बिल्कुल, आपसे पीडीए की काट जो बीजेपी ने ढूंढी है कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि बीजेपी पहली बार दलित और ओबीसी चेहरों पर दांव लगाने जा रही है। देखिए, अभी तक जिस तरह से अगर बात करें विपक्षियों की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दलित पिछड़ा के लिए एक अभियान चला रखी है। दलितों और पिछड़ों को अपने पाले में करने के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, चाहे आरक्षण को लेकर, चाहे संविधान बचाने को लेकर। अब बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, क्योंकि उपचुनाव कहीं न कहीं 27 के रण का जो है आईना हो सकता है। और अब जिस तरह से जो है एक बड़ा दांव दलित और पिछड़ों पर लगाने जा रही है बीजेपी, सूत्रों का यह दावा है कि 8 सीटों पर दलित और पिछड़ा प्रत्याशी उतरेंगे। तो इससे पीडीए को झटका लग सकता है और यह चुनावी दांव कहीं न कहीं बीजेपी के पाले में जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से दलित और पिछड़ा विरोधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर बताने पर तुली थी, लेकिन अब जो बीजेपी का दांव है कहीं न कहीं टेंशन में डाल सकता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, इसके साथ साथ बसपा को भी। अब देखने वाला यह होगा कि बीजेपी के इस दांव पर जो आम दलित पिछड़ा वर्ग के लोग हैं कितना भरोसा कर सकते हैं, या इसे जो है दलित हितैषी मानते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप। जिस तरह से हरियाणा में क्रीमी लेयर आरक्षण लागू हुआ, उसको लेकर अब यहाँ भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और जिस तरह से बीजेपी पर लगातार आरोप दलित आरक्षण विरोधी लग रहे हैं, इसके साथ ही साथ दलितों की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह दांव जो है अब जो है एक बड़ी सियासत को जन्म दे गया है। देखना यह होगा कि इसका फायदा जो है चुनाव में कितना मिलता है। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, एक तरफ पीडीए है, दूसरी तरफ ओबीसी और दलित पर दाव लगाती हुई बीजेपी नजर आएगी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल ये भी है आसिफ, क्योंकि कटेहरी की बात करें तो इस पर कौन प्रत्याशी हो सकता है, क्या कुछ रणनीति इस सीट के लिए बीजेपी के द्वारा तय किया गया? देखिए, जिस तरह से कटेहरी और मिल्कीपुर सीट कहीं न कहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुकी है, और इस सीट को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह अपने हाथों में ले रखी है। और जिस तरह से लगातार 10 सीटों पर 30 मंत्री उतारे गए हैं, एक सीट पर एक कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, इसके अलावा संगठन भी काम कर रहा है। अगर कटेहरी सीट की बात करें तो यह सीट बर्मा बाहुल सीट मानी जाती है, और यहाँ पर कहीं न कहीं मुस्लिम और बर्मा बाहुल गठजोड़ जो है बीजेपी पर हावी पड़ गया था लोकसभा चुनाव में। इसको देखते हुए यहाँ पर जो है जिस तरह से दलितों की एक बड़ी आबादी है, कटेहरी अंबेडकर नगर सीट कभी बसपा का गढ़ माना जाता था, यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती चुनाव लड़ती थी और दलित मुस्लिम वोटों को अपने पाले में कर बड़ी सफलता हासिल करती थी। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला सेट हो रहा है, यहाँ पर दलित प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से, और सूत्रों का यह भी दावा है कि यह फार्मूला कहीं न कहीं फिट भी बैठ रहा है, क्योंकि अगर दलित पिछड़ा यहाँ पर बीजेपी को वोटिंग करता है, भरोसा करता है, तो बड़ी सफलता बीजेपी को यहाँ हाथ लग सकती है। और वहीं अगर बात करें मिल्कीपुर सीट की, तो यहाँ पर पहले से ही अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि अयोध्या की यह अहम सीट जो है एक बार फिर से बदलापुर सीट बन सकती है। बीजेपी अपने पाले में करने के लिए जो है हर कोशिश करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, ऐसे में ये उपचुनाव बीजेपी के लिए साख और नाक का सवाल है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ओबीसी और दलित वोटरों को साथ पाती है इस दाव से। आसिफ, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी झारखंड चुनाव में अकेले दम पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी की तरफ से जारी की गई है 24 प्रत्याशियों की लिस्ट। जामताड़ा से तरुण गुप्ता, मधुपुर से जियाउल हक को टिकट दिया गया है, देवघर से ज्ञान रंजन, बरकट्ठा से सरयू प्रसाद उम्मीदवार बनाए गए हैं, रामगढ़ से बिन्नू कुमार महतो, बोकारो से राजेश कुमार महतो लड़ेंगे चुनाव।
धनबाद से अनवरी खातून, गढ़वा से अजय कुमार चौधरी प्रत्याशी बनाए गए हैं। सिमडेगा से अनुज कुंडेश्वर चुने गए हैं बीएसपी के उम्मीदवार। तो एकला चलो रे मायावती का यह ऐलान है। विधानसभा चुनाव में, हालांकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने गठबंधन जरूर किया था, लेकिन उसका फायदा बसपा को मिलता हुआ नजर नहीं आया था। और अब एक बार फिर से अकेले चलती हुई नजर आ रही है मायावती। गठबंधन से परहेज करती हुई बसपा सुप्रीमो नजर आ रही है। और ऐसे में हाथी की चाल क्या कमाल कर पाएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि झारखंड में मुख्य चुनावी लड़ाई जेएमएम यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए। तो ऐसे में क्या मायावती सेंध लगा पाएगी, देखना अहम होगा। तो झारखंड में भी बीएसपी नहीं करेगी गठबंधन, अब उसका ऐलान हो चुका है। और अकेले दम पर चुनावी हुंकार भरती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आएगी। पार्टी ने 24 प्रत्याशियों की अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। तो उपचुनाव में भी, यूपी के उपचुनाव में भी अकेले दम पर ही चुनावी हुंकार भरेगी बसपा पार्टी। लोकसभा चुनाव में हालांकि अकेले दम पे चुनावी हुंकार तो भरा था, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन करने का भी फायदा हरियाणा में मिलता हुआ नजर नहीं आया। ऐसे में गठबंधन से परहेज करती हुई नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी। और अकेले ही दम पर चुनावी हुंकार झारखंड में भरेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। 24 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। और सियासी तापमान झारखंड का उफान पर है, क्योंकि एनडीए बनाम इंडिया लगातार झारखंड में चुनावी हुंकार भर रहा है। और दोनों ही तरफ से बयानबाजी भी आ रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी 24 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। और ऐसे में अकेले ही दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक बार फिर से गठबंधन से परहेज करती हुई मायावती नजर आई है, क्या इस बार कोई फायदा उठा पाएंगी बसपा पार्टी? देखिए, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपने जो रणनीति तैयार कर रखी है अकेले दम पर चुनाव लड़ने का, या कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए उससे बसपा को बड़ा झटका लगा और बसपा शून्य पर पहुंच गई। और हरियाणा में बसपा ने जो है इनेलो के साथ गठबंधन किया, इनेलो को तो सीटें मिल गई, लेकिन बसपा के हाथ सिपर ही लगा। और अब जिस तरह से उपचुनाव और झारखंड चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती की जो रणनीति है, कहीं न कहीं जो है या अलग तरह की दिख रही है। अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। और बसपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 24 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। तो ऐसे में यहाँ पर रण तो दिलचस्प हो सकता है, लेकिन क्या कमाल कर पाएंगी बसपा प्रमुख मायावती, यह सभी के मन में यह सवाल कौंध रहा है, क्योंकि लगातार बसपा डिफीट खा रही है, हार का सामना करना पड़ रही है। और जिस तरह से बसपा ने एक बार फिर से अकेले दम पर झारखंड और उपचुनाव में अपनी चुनावी ताल ठोकी है, इसका कहीं न कहीं जो है चर्चा तो जरूर बन सकती है, लेकिन इसका फायदा मिलना नामुमकिन दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से अगर यूपी माना जाए तो यूपी में बसपा काफी मजबूत थी, और यहाँ पर बसपा जो है एक डूबता हुआ जहाज साबित हो गया। हरियाणा में दांव आजमाया, हरियाणा में भी बसपा का जादू नहीं चल सका। अब झारखंड चुनाव में जिस तरह से बड़ी तैयारी की गई है बसपा की तरफ से, तो सूत्रों का यह दावा है कि बसपा अब चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, या फिर अन्य राज्यों में चुनाव हो, यह बसपा ऐसी रणनीति तैयार करते हैं कि वह जीते या न जीते, लेकिन कहीं न कहीं जो दूसरे दल है उनको जो है फायदा मिल सके। और ऐसे देखना बेहद दिलचस्प होगा आसिफ कि क्या इस बार फायदा उठा पाती है, क्योंकि इस बार भी वो अकेले ही चुनावी दंगल में हुंकार भरती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह को पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। बीजेपी की मजबूती में शाह का योगदान है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए संदेश लिखा, शाह एक समर्पित और मेहनती नेता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अमित शाह के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी गई।
और ट्वीट कर अमित शाह के बारे में कई बातें भी लिखी गई है। तो पीएम मोदी ने शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया है और पोस्ट करते हुए अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। शाह एक समर्पित और मेहनती नेता है। पीएम मोदी ने अमित शाह के लिए ये बातें लिखी है। अपने पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह को पीएम मोदी ने बेहद अनोखे तरीके से जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी ने शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। वही गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन की बधाई दी है। सशक्त राष्ट्र के निर्माण में शाह की प्रतिबद्धता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पोस्ट किया है। आज गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ कहा कि सशक्त राष्ट्र बनाने में अमित शाह का योगदान है। उन्होंने पोस्ट करके अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। तो सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अमित शाह की प्रतिबद्धता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर, पोस्ट कर गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। पोस्ट करते हुए लिखा कि सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अमित शाह की प्रतिबद्धता है। वहीं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में विवादित पोस्ट पर मचे संग्राम का मामला अभी थमा भी नहीं था कि सोमवार को इसी मामले से जुड़ी एक युवक द्वारा एक और विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। वायरल वीडियो में लियाकत अली नाम का आरोपी युवक शनिवार को हुई विवादित पोस्ट के आरोपी अखिल त्यागी को धमकी देते हुए अपशब्द कहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हालात को देखते हुए इस मामले में पुलिस ने तुरंत आरोपी युवक लियाकत अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को अखिल त्यागी नाम के एक युवक द्वारा मुस्लिम समाज को लेकर एक विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी की गई थी, जिसके बाद हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा करते हुए आरोपी अखिल त्यागी के घर और दुकान पर पथराव कर सनसनी फैला दी थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने हंगामा और पथराव करने वाले तकरीबन 700 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जहां अपने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो वहीं इस मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। मुजफ्फरनगर विवादित वीडियो पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं एक बार फिर से लियाकत अली के द्वारा वीडियो पोस्ट किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, आपको बता दें, पूरा मामला शनिवार की देर रात का है, जहां बुढ़ाना थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक बहस चली थी, जिसमें जो आरोपी हैं इसमें अखिल त्यागी, उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी गई थी। जिसके बाद से जो हजारों की तादाद में जो संप्रदाय विशेष के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे और हंगामा करने लगे थे। हालांकि पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी थे अखिल त्यागी, उनको गिरफ्तार कर लिया था और बेमुश्किल समझाने के बाद जो भीड़ थी उसको काबू किया गया और उनको वापस भेजा गया। लेकिन वापस जाते समय जो भीड़ थी उनके द्वारा अखिल त्यागी के घर पर, उनकी दुकानों पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इसमें एक्शन भी लिया था और जो लोग हंगामा कर रहे थे उनके विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में कल एक युवक के द्वारा सोशल मीडिया पर अखिल त्यागी की फोटो को लगाकर काफी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए एक वीडियो वायरल की गई थी, जिससे कहीं ना कहीं फिर एक बार आक्रोश फैल गया। इसमें भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने का काम किया है। बिल्कुल आशुतोष, इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। कल संजीव बालियान अखिल त्यागी के घर पर गए थे। जी बिल्कुल, इसमें इस घटना के बाद कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। जो पूर्व सांसद
केंद्रीय मंत्री थे संजीव बालियान, वो अखिल त्यागी के घर पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन को दो टूक में जवाब देते हुए कहा है कि वह किसी भी तरह की भीड़ के दबाव में या किसी राजनीति दबाव में ना आकर निष्पक्ष इसमें कार्रवाई करें और जो हंगामा करने वाले लोग थे जिन्होंने कस्बे को कुछ देर के लिए पूरी तरह से बंधक बना लिया था, उनके विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लियाकत अली जो कस्बा बुढ़ाना के नई मंडी मोहल्ले का रहने वाला है, उसने अपने व्हाट्सएप पर कुछ एक आपत्तिजनक वीडियो लगा करके डाली है जिसमें कुछ ऐसी बात थी जो भड़काऊ नेचर की थी और उसको संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा गया और तत्काल मुलजिम को गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया गया है। मेरी सभी से अपील है कि सभी शांति व्यवस्था को बनाए रखें और कोई भी ऐसी बात सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई भड़काऊ बात, ऐसी कोई गलत बात ना बोले जिससे कि लोक शांति या कानून व्यवस्था को नुकसान हो। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी मदरसा एक्ट पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है याचिका, तो आज मदरसा एक्ट को लेकर सुनवाई होनी है। यूपी मदरसा एक्ट पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, आज ये सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई होनी है। बेहद अहम सुनवाई मानी जा रही है, तो कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका डाली गई थी जिस पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई की जाएगी, यूपी मदरसा एक्ट पर सुनवाई की जाएगी। पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने की है एनसीपीसीआर की सिफारिश, सांप्रदायिकता पर आधारित थी। मदरसों में आधुनिक कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं और इस्लामिक तालीम भी दी जाती है। सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए ये एनसीपीसीआर ऐसे सिफारिश देते हैं जिससे देश में अशांति हो जाए। तो मदरसों में आधुनिक कोर्स भी ऐसे कम्युनल एनसीपीसीआर की जो सिफारिश थी वो सांप्रदायिकता पे आधारित सिफारिश थी। मदरसे जब अंग्रेजों के जमाने से पहले से चल रहा है, यही मीडियम था एजुकेशन का। आज भी मदरसों में आधुनिक कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और इस्लामिक तालीमात भी दी जाती हैं। तो उसमें इन्हें क्या तकलीफ हुई? सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए, अपना रुतबा बरकरार रखने के लिए ये ऐसे कम्युनल एडवाइस देते हैं जिससे कि देश में अशांति हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर रोक लगाई है तो हम उसकी स्वागत करेंगे। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मैं यहाँ पर लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन हुआ है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम मित्र, रेशम रत्न पुरस्कार से 8 विभिन्न श्रेणियों के 16 ऐसे रत्नों को जिन्होंने रेशम उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से या उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग श्रेणी में कुछ विशिष्ट किया है, उन्हें यहां सम्मानित किया गया है। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उन सब का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि एक नारा हमारे यहां सदैव से प्रचलित रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान का, यानी जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, वह सामान्य हवा और पानी के बगैर तो पूरी जीव सृष्टि
के लिए आवश्यक है ही, लेकिन एक सभ्य व्यवस्थित सभ्यता के लिए आवश्यक है कि उसके लिए उसको रोटी मिले समय पर, कपड़ा मिले तन ढकने के लिए, और सिर ढकने के लिए भी उसको एक छत मिल जाए। तो एक सभ्यता का विस्तार इस रूप में आगे होता है। कपड़ा जीवन की एक आवश्यकता है, और ये न केवल जीवन की आवश्यकता है बल्कि किसान की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के सृजन का भी एक सशक्त माध्यम है। रेशम प्राचीन काल से ही इसकी अलग अलग पद्धतियां रही हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 25 करोड़ की आबादी निवास करती है, उस राज्य में इस फील्ड में जो अनेक संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। पिछले फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।